नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज मैं हिंदी भाषा और संप्रेषण की चौथी इकाई पर बात करूंगी। चौथी इकाई से हमारा तात्पर्य है पढ़ना और समझना, इसका विषय है। जैसे कि मैंने 3 इकाइयों पर पहले चर्चा की थी, उसमें से संप्रेषण का अर्थ एवं स्वरूप, प्रकार, माध्यम के बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत की थी। आज मैं उसकी चौथी इकाई पर बात करूंगी। पढ़ना, जैसे कि शब्द से ही सारगर्भित होता है, अभिव्यक्त होता है कि पढ़ने से हमारा तात्पर्य है किसी सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ना और उसे समझना। कई बार ऐसा होता है कि पढ़कर भी हम कई चीजें नहीं समझ पाते, इसलिए हमें बहुत सारी पढ़ने की आवश्यकता होती है। पढ़ने के भी रूप स्वरूप अलग अलग है कि हम किसी भी सामग्री को किस तरह से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसे अभिव्यक्त करते हैं। कई बार पढ़ के समझना मतलब जरूरी नहीं है कि आपको एकदम समझ में आ जाए। कई बार हम बार बार पढ़ते हैं, तब हमें उसको उसकी विशेषताओं को, उसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो पढ़ना, किसी पुस्तक, लेख आदि को इस प्रकार देखना कि उसमें लिखी बात मालूम हो जाए। पढ़ना एक प्रक्रिया है। पढ़ने की वास्तविक प्रक्रिया कैसी है, इस पर विद्वानों में अब काफी सहमति है। पढ़ना लिखित सामग्री से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक क्षमताओं का निरंतर संवाद होता रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से लेखक अपनी भाव अभिव्यक्ति पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। पढ़ना और समझना में पढ़ने के आधार पर इस क्रिया को, इस प्रतिक्रिया को अनेक माध्यमों से अभिव्यक्त किया गया है। इसकी पहला रूप है गहन अध्ययन। गहन अध्ययन से हमारा तात्पर्य है कि किसी भी पाठ या सामग्री को अच्छे से पढ़ना एवं उस पढ़कर उसकी सहमति, उसकी अभिव्यक्ति को जानने का प्रयास करना। अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है किसी भी पाठ को गहराई से पढ़ना, उसका चिंतन करना, उसका मनन करना कहलाता है। हम देखते हैं कि गहन अध्ययन से हमारा तात्पर्य किसी कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी के अध्ययन से तो है ही, साथ ही साथ इतिहास संबंधी जानकारी से भी है कि जिस तरह से हम भूगोल पढ़ते हैं या इतिहास पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया से हम चीजों को अनुभव करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम गहन अध्ययन की प्रक्रिया से जुड़ते हुए चले जाते हैं। गहन अध्ययन से हमारा तात्पर्य है कि आपको वो सामग्री, वो पाठ अच्छे से समझ में आ गया है और उसके बाद आप उसकी भावा अभिव्यक्ति या विचारा अभिव्यक्ति या अनुभवा अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। गहन अध्ययन को हम निम्नलिखित रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि हम इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इसके उद्देश्य 4 प्रकार से हैं। पहला है रुचि, दूसरा है इसमें समीक्षा या आलोचना करना, तीसरा है इसमें शोध करना और चौथा है परीक्षा। जैसे कि मैंने बताया कि गहन अध्ययन से हमारा तात्पर्य है गहराई से पढ़ना, तो हम देखते हैं कि इसमें भाषा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। भाषा के माध्यम से ही हम चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं, उसे भली भांति पहचान सकते हैं और उसकी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। जैसे मैंने इसके 4 उद्देश्यों के बारे में अभी आपको बताया, उसमें से प्रथम है रुचि। रुचि से हमारा तात्पर्य है कि हमें किस अध्ययन में विशेषतः रुचि है, या किस विषय में हमारी रुचि अधिक दिखाई देती है, तो उस पर हम अपनी भावा अभिव्यक्ति, अपनी विचारा अभिव्यक्ति या अनुभवा अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हम रुचि के अनुसार ही सारे कार्य करते हैं, उसके बिना हमारी जीवन की क्रिया पूर्ण रूप से संभव नहीं। हम देखते हैं कि रुचि भी अनेक प्रकार से हो सकती है।
किसी को साहित्य में रुचि है तो किसी को दर्शन शास्त्र में रुचि है, किसी को संगीत में है तो किसी को सांस्कृतिक गतिविधियों में है। तो जिन भी विषय में आपको रुचि है उसके अनुसार आप अपनी भावा अभिव्यक्ति, अपनी विचारा अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि रुचि के अनुसार अगर कार्य किए जाए तो वो पूर्णतः सफल दिखाई देता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई साहित्य को पढ़ता है और उसको जानने की अभिलाषा रखता है या इच्छा रखता है, तो वो कवि या लेखक के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कोई परिवेश के माध्यम से आगे बढ़ने की पुरजोर रूप से कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि रुचि के अनुसार ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा व निर्देश को खोजता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है इसमें समीक्षा और आलोचना। समीक्षा और आलोचना से हमारा तात्पर्य है कि कई बार हम किसी रचना को पढ़कर उसके गुण दोष के बारे में जानकारी लेते हैं या किसी को देते हैं, या उसकी विशेषता या उसकी उपयोगिता को बताते हुए या दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। तो समीक्षा से हमारा तात्पर्य है कि हमने किसी भी सामग्री को पढ़ा है, अच्छे से जाना है और उसके गुण और उसके दोष को अभिव्यक्त करके अपने माध्यम से मौलिक रूप से जानकारी उसे देने की कोशिश की है। समीक्षा या आलोचना में व्यक्ति गहन अध्ययन की प्रक्रिया से जुड़ता है। जब गहन अध्ययन की प्रक्रिया से जुड़ता है तो उसकी अपनी एक मौलिक अवधारणा भी वहां पर कायम होती है। तो वह अपने विचारों के द्वारा, अपने वातावरण के द्वारा या अपने पढ़े लिखे साहित्य के द्वारा उसकी विचारा अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि किसी की दृष्टि में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो किसी की दृष्टि में कोई सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सर्वश्रेष्ठ की जो प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति अपनी विचारधारा के अनुसार बात करता हुआ दिखाई देता है, विचार के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, वो भी उनकी विचारा अभिव्यक्ति के आधार पर ही अभिव्यक्त किए गए हैं। तीसरा है इसमें शोध कार्य। शोध कार्य से हमारा तात्पर्य है किसी भी विषय की पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करके अपने मौलिक आधारों को अभिव्यक्त करना शोध कहलाता है। शोध के कुछ नियम है, कुछ संहिता है, कुछ आदर्श है, कुछ यथार्थ है जिनके बारे में हम लोग जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि हम किसी विषय पर अपनी विचाराभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं तो वह मतलब कल्पना के रूप में नहीं करते हैं, उसमें तथ्य, सत्य, आंकड़ों का विशेष रूप से महत्व है। उसी के जरिए हम अपनी भावाभिव्यक्ति या विचाराभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं साहित्य का उदाहरण दूं, साहित्य में प्रसिद्ध लेखिका चाहे यहाँ पर मनु भंडारी का मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि मनु भंडारी के साहित्य में किस तरह की अभिव्यक्ति, किस तरह की संवेदना, किस तरह के अलगाव, किस तरह की कुंठा को उन्होंने व्यक्त किया है। अब जैसे मैं उनकी किसी कहानी पर अपनी विचारा अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे उनके कहानी के विषय को गहन अध्ययन से पढ़ना बहुत जरूरी है और तभी मैं उसके शोध की प्रक्रिया से आगे निकल पाऊंगी और आपको अच्छे से अभिव्यक्ति दे पाऊंगी। चौथा है इसमें परीक्षा। परीक्षा से हमारा तात्पर्य है कि उसमें सामान्य रूप से या विषय के अनुसार संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के हम उत्तर देकर उस परीक्षा में सफल होकर अपने विषय को वहां पर पारित करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, कहने का तात्पर्य है अगर हम किसी कक्षा में हैं, उस कक्षा से संबंधित उन विषयों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो हम सामान्य रूप से उनके बारे में अच्छे से जानते हैं और उसके प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं। अगला है इसमें गहन अध्ययन के प्रकार। गहन अध्ययन के दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, एक है स्वाध्याय और दूसरा है अध्यापन द्वारा। स्वाध्याय से हमारा तात्पर्य है, स्वाध्याय अध्ययन से तात्पर्य है इसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से विषय को चुनता है, पढ़ता है, उसके गुण दोष को जानने की प्रक्रिया रखता है और उसमें जीवन के अनेक व्यवहारिक गुणों से वह सक्षम होता है और जीवन में अपने जीवन को अपने आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। इसमें हम देखते हैं कि गहन अध्ययन जबकि व्यक्ति के मतलब व्यक्ति उसके केंद्र में होता है, जबकि स्वाध्याय अपने मन के अनुसार किया जाता है। दूसरा है
अध्यापन द्वारा से हमारा तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि हम जीवन में अनेक विषयों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। उसमें अध्यापन या अध्यापन की प्रक्रिया से हम निकलते हुए, एक प्रक्रिया से हम जूझते हुए भी दिखाई देते हैं। कई बार अध्यापन करने से हमें कई तरह के बौद्धिक हमारे विकास होते हैं, कई बार शैक्षणिक हमारे विकास होते हैं। उसमें हम अनेक प्रकार के गुण दोषों को जानते हुए दिखाई देते हैं। अनेक भाषाओं से वहां पर हम अपने आप को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं और संप्रेषण का रूप स्वरूप स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि गहन अध्ययन में इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम गुजरते हुए दिखाई देते हैं, इन उद्देश्यों के माध्यम से हम गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जो जीवन में अनेक प्रकार से हमारे लिए विकास के लिए संभव होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि गहन अध्ययन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके द्वारा हम विषय को समझते हैं, स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, सामाजिक अवधारणाओं को समझते हैं, राजनीतिक विचारधारा को समझते हैं, सांस्कृतिक आधारों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। तो गहन प्रक्रिया के द्वारा हम इन सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं और आत्मसात के साथ साथ हम उसे अभिव्यक्त करते हुए भी दिखाई देते हैं। दूसरा है इसमें अध्याहार। अध्याहार से हमारा तात्पर्य है किसी भी भाषा को जब हम अभिव्यक्त करते हैं या वाक्य को अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें हम कई ऐसे शब्द हैं जो छोड़ जाते हैं, यानी कि वहां पर उसकी उपयोगिता उतनी दर्शाई नहीं जाती है, उसका महत्व उतना नहीं होता, फिर भी उसको वहां पर अंकित या अंकन किया जाता है। अध्याहार वाक्य में किसी भी रूप स्वरूप में शब्दों को लेकर आना जहां उसका उचित प्रयोग किया गया हो, अध्याहार कहलाता है। जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में इस प्रक्रिया का रूप स्वरूप समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। अगला है इसमें सार लेखन। सार लेखन से हमारा तात्पर्य है किसी भी विषय को अच्छे से पढ़कर उसकी भावा अभिव्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर अभिव्यक्त किया जाए, यानी कि शब्दों को कम रूप में रखा जाए, यानी संक्षिप्त रूप में उसकी क्रिया प्रक्रिया रखनी चाहिए। सार लेखन उसे कहते हैं। सार लेखन से का शाब्दिक अर्थ है काट छाट कर उसको प्रस्तुत करना। जैसे कि हम देखते हैं कि सार लेखन किसी भी अवतरण, किसी भी उक्ति या किसी भी लेख पर आधारित हो सकता है, तो उसके द्वारा हम अपनी भाषा के द्वारा भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं सार लेखन की। पहली है संक्षिप्तता, जो इसका महत्वपूर्ण आधार है कि आप किसी भी विषय को, किसी भी उक्ति को, किसी भी लेख को या किसी भी कवि की कही गई किसी पंक्ति को आप अपने शब्दों में भावा अभिव्यक्ति या विचारा अभिव्यक्ति या अनुभवा अभिव्यक्ति के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं, पर उसकी मर्यादा, उसका नियम संक्षिप्त में है कि संक्षिप्त में आप अपनी बात कहिए, कि आप किसी भी तरह से अनावश्यक शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें किंतु परंतु अगर आदि का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, अवांछित होगा, तो आपको अपनी बात संक्षिप्तता के आधार पर कहनी है। दूसरा है इसमें सुबद्धता। सुबद्धता से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है कि अपनी बात क्रमबद्ध रूप से कही जानी चाहिए। क्रमबद्ध से हमारा तात्पर्य है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वाक्य लिखते समय उसके जुड़ाव या उसकी एक रूपता को भूल जाए। उसमें एक रूपता का आधार होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वाक्यों में बिखराव उत्पन्न हो जाएगा, विषय में भटकाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण वो विषय उतना सार्थक या उतना सक्षम नहीं होगा जितना आप उसको बनाने के लिए निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। तो अपनी बात आप क्रमबद्धता या सुबद्धता के आधार पर कहनी चाहिए। तीसरा है इसमें स्पष्टता। स्पष्टता से हमारा तात्पर्य है कि जो भी आप शब्द या वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ सही रूप में सारगर्भित हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि आप जो भी कह रहे हैं उसमें कहीं भ्रम तो उत्पन्न नहीं हो रहा, दोहरे अर्थ तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान देनी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं विषय के आधार पर, उसमें स्पष्टता का रूप स्वरूप होना अत्यंत
आवश्यक है। अगर स्पष्टता नहीं होगी तो उसमें अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे, जो सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वह किस तरह से उन अर्थों को ज्ञापित कर पाएगा, समझ पाएगा और उसके आधार पर आपका अंकन कर पाएगा। तो हमें ये बात जरूर ध्यान में देनी चाहिए कि आपको अपने विषय में स्पष्टता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है, इसमें आप यथार्थता पर बात करेंगे, यानी कि जो भी विषय आपने लिया है आप यथार्थ की पृष्ठभूमि पर ही उसका रूप स्वरूप रख सकते हैं। यानी कि जब आपने यथार्थ की पृष्ठभूमि पर उस विषय को पारित करने की सोची है तो उसमें तथ्य, सत्य और आंकड़ों या सही रूप से, मूल रूप से जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। मिथ्या या कल्पना के आधार पर उसकी पृष्ठभूमि नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए विषय को अच्छे से यथार्थ के रूप में अभिव्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। पांचवा है इसमें स्वपूर्णता। स्वपूर्णता से हमारा तात्पर्य है मौलिकता के आधार पर, कि आप जो भी बात कह रहे हैं ये नहीं हो कि आप किसी लेखक के द्वारा रटी रटाई सामग्री को वहां पर प्रस्तुत कर दें। उसमें आपको अपने विचार के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उस भाषा को, उस विषय को वहां पर अभिव्यक्त करना है। यानी कि उसके आपके अपने मौलिक विचार वहां पर ज्ञापित होने चाहिए, किसी और के विचारों के वहां पर कोई भी उपस्थिति वहां दर्ज नहीं होनी चाहिए। आपके ही विचार वहां पर सर्वप्रथम मान्य रूप से होने चाहिए। अगला है इसमें बेटा, छठा है इसमें सहजता। सहजता से हमारा तात्पर्य है कि आप भाषा की जो प्रकृति वहां पर ले रहे हैं वे व्यवस्थित रूप से ले रहे हैं, सहज सरल शब्दों का प्रयोग वहां पर कर रहे हैं, किसी भी तरह लाक्षणिक शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक शब्दों का वहां पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बात को किस तरह से कह रहे हैं, क्या सामने वाला व्यक्ति उसे समझने के लिए समर्थ है या नहीं है, क्योंकि जो भी आप लिख रहे हैं उस लिखने के आधार पर ही आपकी भाषा की सहजता या उसकी स्पष्टता या उसकी संक्षिप्तता वहां पर प्रस्तुत होने जा रही है। तो सार लेखन करते समय हमें इन विशेषताओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा हम किसी भी उक्ति को या मुहावरे को, लोकोक्ति को अच्छे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। अपनी भाषा के द्वारा, अपने संप्रेषण के द्वारा हम उसे प्रस्तुत करने की रूप स्वरूप को वहां पर रख सकते हैं। अगला है इसमें अन्वय। अन्वय से हमारा तात्पर्य है अनुरूप या समानता। किसी वाक्य में हम देखते हैं कि वह किस क्रिया या प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है जब हम किसी वाक्य को प्रस्तुत करते हैं तो उस वाक्य में लिंग, पद, वचन, कर्म आदि ये अन्वय की प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण हम अनेक वाक्यों के क्रम से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इन क्रम के आधार पर हम उसकी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा कर सकते हैं। वाक्य में कर्ता का कर्म से या क्रिया से संबंध, संज्ञा का सर्वनाम से, काल से संबंधी हम रूपों को देखते हुए नजर आते हैं, इसे ही हम अन्वय कहते हैं। अगला है इसमें विश्लेषण। विश्लेषण से हमारा तात्पर्य है अलग करना, छानबीन, खोज, जांच पड़ताल करना विश्लेषण कहलाता है। कहने का तात्पर्य है किसी बात के सब अंगों, तथ्यों, प्रमाणों जांच पड़ताल करके आदि उसका अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया या उपकरण है। इसमें वस्तु की गुणात्मकता और उसके उद्देश्यों विद्वानों द्वारा निष्कर्ष की गई सामग्री तक पहुंचाकर उसे व्यक्त किया जा सकता है, उसे विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण में अनेक प्रकार का वर्णन किया जा सकता है। इन वर्णन का रूप स्वरूप इस प्रकार से है। आंकड़ों द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है। नियोजित संकेतों के लिए सार्थकता का होना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यीकरण के आधार पर इसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। इसके प्रकार है जैसे कि पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करना, लेखा प्रमाणों का विश्लेषण करना, एकत्रित
प्रतिरूपों का विश्लेषण करना, साहित्य के विस्तृत आधार का विश्लेषण करना। तो हम देखते हैं कि विश्लेषण की अनेक प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है जो कि सामग्री के द्वारा ही संभव हो सकती है। किसी भी सामग्री के द्वारा हम किसी भी विषय को वहां पर विश्लेषित कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं और ये तथ्य आंकड़ों और प्रमाणित सामग्री के आधार पर ही अभिव्यक्त किया जा सकता है कि विद्वान किस तरह से अपने भावा अभिव्यक्ति, विचारा अभिव्यक्ति के द्वारा इसे अपने अनुभव के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। व्याख्या, व्याख्या से हमारा तात्पर्य है किसी भी विषय को अच्छे से पढ़कर, समझाकर, उदाहरणों और दृष्टांतों द्वारा उसको अभिव्यक्त करना व्याख्या कहलाता है। व्याख्या कई प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, एकांकी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्याख्या का पोषण देकर उसके भावों और उसकी विचारधाराओं को हम प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रश्नों के माध्यम से हम उसके उत्तर देते हुए भी कई बार दिखाई देते हैं, कई बार उसकी व्याख्या करते हुए भी दिखाई देते हैं। व्याख्या में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके द्वारा हम व्याख्या को पारित या उसकी विशेषता या उसकी विस्तृतता या वर्णनात्मकता को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला है इसमें प्रसंग। प्रसंग से हमारा तात्पर्य है कि इसमें रचना और रचनाकार का नाम यहाँ पर ज्ञापित होना चाहिए कि किसके द्वारा ये रचना है और इसे किसने लिखा है, उसका रूप स्वरूप यहाँ पर अभिव्यक्त करना चाहिए। दूसरा है इसमें संदर्भ। संदर्भ से हमारा तात्पर्य है कि कौन, किससे और कब और क्या कह रहा है, उसका यहाँ पर रूप स्वरूप देना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है इसमें व्याख्या। व्याख्या से हमारा तात्पर्य है जो प्रस्तुत पंक्तियां दी गई हैं उसके आधार पर अपनी भावा अभिव्यक्ति को वहां पर लेखक के अनुसार अभिव्यक्त करने का प्रयास करना व्याख्या कहलाता है। चौथा है इसमें विशेषता। विशेषता से हमारा तात्पर्य है कि उस व्याख्या में किस तरह की विशेषताओं का रूप स्वरूप कवि या लेखक ने प्रस्तुत किया है। पहला है इसमें केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव को स्पष्ट करना, यानी कि उसमें क्या उद्देश्य है, उसके क्या महत्व है, उसको वहां पर प्रस्तुत करना। संक्षिप्त में उसमें अपनी भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त करना है। दूसरा है इसमें भाषा का प्रयोग कि कवि ने या लेखक ने या लेखिका ने किस तरह की वहां पर भाषा का प्रयोग किया, और भाषा का प्रयोग किया भी है तो उसमें किस तरह सहज सरल शब्दों का वहां पर स्पष्ट रूप वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। शब्द, वहां पर शब्द किस प्रकार के हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, तो उन रूपों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना है। दूसरा है इसमें छंदबद्ध रूप से वहां पर रचना की भी गई है या नहीं की गई है, छंद कितने प्रकार के होते हैं उनको वहां पर अभिव्यक्त करना है। जैसे कि छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। वार्णिक से हमारा तात्पर्य है वर्णों के आधार पर और मात्रिक से हमारा तात्पर्य मात्राओं के आधार पर। तीसरा है इसमें अलंकार की कवि ने यहाँ पर, लेखक ने यहाँ पर किस तरह के अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया है। चौथा है इसमें कल्पना, किस तरह की कल्पना का यहाँ पर पुट दिया गया है, यथार्थ है, आदर्श है या फिर मिथ्या है, किस तरह की यहाँ पर कल्पना का रूप यहाँ पर रखा गया है, किस प्रकार के रसों का यहाँ पर प्रादुर्भाव किया गया है। रस से हमारा तात्पर्य है कि इसमें किस तरह के रसों की यहाँ पर अभिव्यक्ति की गई है, श्रृंगार रस की है, वियोग रस की है, अलग तरह के यहाँ पर 11 प्रकार के रस है, तो किन रसों का यहाँ पर रूप स्वरूप कवि ने बिखेरा है। फिर है गुण। जैसे कि आप जानते हैं गुण 3 प्रकार के हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, यानी कि इन तीनों गुणों में से कवि ने या लेखक ने किस प्रकार के गुण का यहाँ पर महत्व रखा है। लास्ट और अंतिम है इसमें शक्ति। शक्ति से हमारा तात्पर्य शब्द शक्ति से है। शब्द शक्ति से व्यंजना है, लक्षणा है या अभिधा है, किस प्रकार की यहाँ पर शब्द शक्ति का प्रयोग लेखक ने किया है। तो व्याख्या करते समय हमें इन विशेषताओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी के जरिए हम अच्छी और सफल व्याख्या कर सकते हैं या उसका रूप स्वरूप यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं।